Hello everyone. Today we will start with the third chapter of Law of Torts, Disability to sue and to be sued. मतलब ऐसे कौन से कैटेगरीज हैं जहाँ पे one cannot sue and those who cannot be sued. Let's see. Just a sec. Now, disability to sue and to be sued. Now, who cannot sue, who cannot be sued? किस कौन है जो केस नहीं कर सकते, दूसरों पे केस नहीं कर सकते, और कौन है जिन पे हम केस नहीं कर सकते? द वेरी फर्स्ट, हु कैन नॉट सू, ऑर्डिनरीली ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू सू इन द टॉट. अगर कुछ टॉट हुआ है तो एवरी वन इज एंटाइटल टू सू, बट देर आर 7 exceptions to this rule. These 7 classes of persons cannot sue or can sue only to subject of certain limitations. अगर कोई limitations है, मतलब आइडियली तो these people cannot sue, बट कुछ limitations है, कुछ conditions हैं, अगर वो follow हुए तो they also can sue. Otherwise they are disabled, they are disability to sue, they have disability to sue, मतलब वो केस नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, एंड इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, 7 एक्सेप्शंस हैं जो यूजुअली ऑर्डिनरीली और पर्सन्स सू कर सकते हैं. ये 7 ऐसे हैं जो सू नहीं कर सकते. तो डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट इज एलियन एनिमी. Second is felons or convicts. Third is bankrupts. Fourth, husband and wife. Fifth, corporations. Sixth, a child in a womb. And seventh is a foreign state. Now, अभी इसमें कैसा है? एलियन एनिमी. एन एलियन एनिमी इज एनी पर्सन ऑफ एनिमी नेशनलिटी. कोई एनिमी नेशनलिटी का कोई बंदा है. से फॉर एग्जाम्पल, हमारे हमारे केस में अगर एनिमी नेशन पाकिस्तान का कोई बंदा है, और अ पर्सन वॉट एवर हिज नेशनलिटी रिसाइडिंग इन एनिमी टेरिटरी, कोई दूसरी नेशनलिटी का कोई ऑस्ट्रेलियन बंदा भी अगर एनिमी नेशनलिटी में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है हमारे एग्जाम्पल में, इन इंडिया एन एलियन एनिमी कैन नॉट सू अनलेस ही ऑब्टेन द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. जब तक उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नहीं मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 83 ऑफ सीपीसी, तब तक वो जो है ही कैन नॉट डू दिस थिंग, ही कैन नॉट सू. नाउ नेक्स्ट इज felon or convicts. Now what is felon and what is convicts? See, felon, a person who committed serious crime. A person who committed serious crime is called as felon. A felon or convicts, जो भी होंगे ये जिन्होंने कोई सीरियस क्राइम किया है, इज अ पर्सन अगेंस्ट होम अ जजमेंट ऑफ डेथ और पेनल सर्विट्यूड, मतलब इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर. किसी को अगर पहले से ही डेथ का सेंटेंस मिला हुआ है या फिर पेनल सर्विट्यूड मिला हुआ है, मतलब इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर, ऐसा कुछ मिला हुआ है, तो ऐसे जो बंदे हैं दे हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड ऑन एनी चार्ज ऑफ ट्रेजन. उसने कोई क्राइम ऑफ बिट्रेइंग कंट्री किया है. बिट्रेइंग, क्राइम ऑफ बिट्रेइंग कंट्री इज के देश के साथ गद्दारी की है, ऐसा कोई कन्विक्ट है, ऐसा कोई फैलन है, ऐसा कोई बंदा है जिसको डेथ का जजमेंट दिया हुआ है या जिसके अगेंस्ट इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर चालू है, तो ऐसा जो बंदा है कैन नॉट स्यू फॉर डैमेज टू हिज प्रॉपर्टी. अगर उसकी प्रॉपर्टी पे कुछ डैमेज भी हुआ है तो भी ये बंदा केस नहीं कर सकता है. हाँ, इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो सू कर सकता है, बट इन रिलेशन टू हिज प्रॉपर्टी, अगर उसकी प्रॉपर्टी डैमेज भी हुई है, अगर कोई गद्दार है, बिट्रेइंग कंट्री है, वो ट्रेजन है, टेररिस्ट है, तो वो उसको कोई हक नहीं है केस करने का. In India, until 1921, certain offences entailed forfeiture of the property of the offender. 1921 तक क्या था कि ऐसे कोई ऑफेंसेस थे जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ ऑफेंडर का फॉरफीचर, उसकी प्रॉपर्टी फॉरफिट की जाती थी. डिसेबलिंग हिम फ्रॉम सुइंग फॉर एनी इंजरी इन्फ्लिक्टेड ऑन हिज प्रॉपर्टी. उसकी प्रॉपर्टी पे कुछ भी हुआ है तो ही वॉज नॉट अलाउड टू केस. कुछ भी केस करने के लिए ही वॉज नॉट अलाउड. नाउ
बट टुडे आज क्या है, बट फॉरफीचर हैज़ नाउ बीन एबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन 3 केसेस, 3 केसेस को छोड़ के दिस फॉरफीचर हैज़ बीन एबॉलिश्ड। तो सेक्शन 126, 127, 169 ऑफ आईपीसी में जो केसेस हैं उनको छोड़ के बाकी सब में जो है फॉरफीचर जो है वो एबॉलिश हो गया है। टुडे अ कन्विक्ट इन इंडिया मे सू फॉर टॉर्ट्स बोथ टू हिज पर्सन एंड हिज प्रॉपर्टी। आज जो कन्विक्ट है, जो कोई बंदा ऐसा है जो फेलॉन है, जिसने कोई सीरियस क्राइम किया है, वो जो बंदा है वो सू कर सकता है। टुडे अ कन्विक्ट इन इंडिया मे सू फॉर टॉर्ट्स, उसके पर्सन रिलेटेड भी अगर उसको कुछ इंजरी हुई है, उसके प्रॉपर्टी रिलेटेड भी इंजरी हुई है, तो वो केस कर सकता है। सेक्शन 126 कहता है एड्रेसेस द damages to property, and section 127 says receiving property that was taken during a war। तो ये अलग केसेस हैं जो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिंस उस चैप्टर में इस चीज़ का डिटेल था तो आई थॉट ऑफ गिविंग यू अ लिटिल दिस थिंग कि इसका डिटेल हमें बताऊँ, लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस। एंड सिमिलरली सेक्शन 169 टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्वेंट्स अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बिड कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी को सही तरीके से नहीं, लेजिट तरीके से नहीं, मतलब गलत तरीके से अनलॉफुली अगर उसको प्रॉपर्टी को हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उनके ऊपर केस किया जा सकता है। बट अदरवाइज नहीं किया जा सकता था। बट एज ऑन टुडे कन्विक्ट इन इंडिया मे स्यू फॉर टॉर्ट्स, उसके पर्सनल, उसके प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ भी होगा तो वन कैन सू। नाउ थर्ड इज bankrupt, a person is also under a disliability to sue for wrong। अगर कोई ऑलरेडी bankrupt है मतलब इंसॉल्वेंट है, उसका दिवाला निकल गया है अगर, तो ऐसा कोई बंदा है तो दैट पर्सन इज अंडर अ डिसेबिलिटी टू सू फॉर रॉन्ग इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी पे उसकी प्रॉपर्टी अगर किसी ने ले ली, छीन ली, कुछ गलत हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो केस नहीं कर सकता। फॉर इन बैंक्रप्सी ऑल हिज प्रॉपर्टी वेस्टेस इन अ ट्रस्टी इन बैंक्रप्सी, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके हक के पास चली जाएगी, जो भी बैंक्रप्सी के जो प्रोसीजर में जो ट्रस्टी होगा उसके हाथ में वो प्रॉपर्टी होगी। मतलब उस प्रॉपर्टी में उसका राइट ही नहीं होगा तो वो जो है वो सू नहीं कर सकता है। नाउ राइट ऑफ एक्शन फॉर अ टॉर्ट और इंजरी टू प्रॉपर्टी विल वेस्ट इन ट्रस्टी। जो अगर इसका जो टॉर्ट एक्शन लेना है, कुछ गलत हुआ है, अगर प्रॉपर्टी पे कोई इंजरी आई है, कुछ गलत हुआ है, तो वो जो टॉर्ट हुआ है उसका एक्शन लेने का हक किसके पास है? ट्रस्टी के पास है। उसका जो असाइनी है, जिसको असाइन किया गया है, या फिर द थर्ड इज रिसीवर फॉर बेनिफिट ऑफ इंसॉल्वेंट्स क्रेडिटर्स। अभी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी जो है ये ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है, बट प्रिसाइसली अगर हम देखें तो जो कोई बैंक्रप्ट बंदा है, जो जिसका दिवाला निकल गया है, जो इंसॉल्वेंट है, तो इंसॉल्वेंट को जिसको पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर्स हैं, तो उनको जो पैसे देने हैं वो लोग को ही हक है कि वो एक्शन ले सकते हैं, मतलब केस कर सकते हैं अगर उस प्रॉपर्टी पे कुछ इंजरी आई है। क्योंकि अल्टीमेटली अब वो प्रॉपर्टी उस बैंक्रप्ट इंसान के लिए नहीं है, अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी है ट्रस्टी के लिए, असाइनी के लिए और उस इंसॉल्वेंट के क्रेडिटर्स के लिए। बट फॉर द केसेस अदर देन हिज प्रॉपर्टी इन्वॉल्व, अगर प्रॉपर्टी से अलावा उसको पर्सनल कुछ रॉन्ग हुआ है उसके साथ, भले वो बंदा बैंकरप्ट है, दिवाला निकल गया, लेकिन उसका असॉल्ट हुआ है, डिफेमेशन हुआ है, हमने ऑलरेडी देखा है, सिडक्शन ऑफ सर्वेंट्स हुआ है, कुछ भी अगर उसके साथ पर्सनल रॉन्ग हुआ है, इन दोज केसेस ही हैज़ अ राइट टू स्यू। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंकरप्ट इंसान के पास कोई राइट ही नहीं है स्यू करने का, ही हैज़ अ राइट, बट ओनली थिंग इज कि राइट इन सर्टन केसेस, मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड उसके पास राइट्स कम है, बट पर्सनल उसके साथ गलत हुआ है तो वो एक आम ही इंसान है, ही कैन डू केस। However, when tort causes injury to both person and property, अगर दोनों को रॉन्ग हुआ है, इंजुरी हुई है, पर्सन को खुद को भी एंड उसकी प्रॉपर्टी को भी, द राइट ऑफ एक्शन विल बी स्प्लिट
एंड विल पास, उसका राइट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा इन केस ऑफ पर्सन, अगर उसकी प्रॉपर्टी रिलेटेड है ही कैन नॉट सू, बट उसके पर्सन रीजंस की वजह से कुछ है तो ही कैन सू। बात वही है जो अगर एक ही केस है जिसमें प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है और पर्सन भी इन्वॉल्व है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड वो कुछ भी उसको हक नहीं है केस करने का, बट हाँ उसकी पर्सन इंजुरी है, डिफेमेशन है, कुछ और है तो ही कैन केस फॉर दैट। नाउ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ में कैसा है कि अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हस्बैंड कैन नॉट केस ऑन वाइफ, वाइफ कैन नॉट डू केस ऑन हस्बैंड, ऐसा कुछ नहीं है। बट फॉर्मली पहले क्या था, एज पर इंग्लिश लॉ हस्बैंड एंड वाइफ आर वन पर्सन, एज पर मैरिड, ये पहले इंग्लिश लॉ के हिसाब से हस्बैंड एंड वाइफ एक ही पर्सन है। तो एज पर मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात है ये, अ वाइफ कुड सू हर हस्बैंड फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ हर सेपरेट प्रॉपर्टी, अगर वाइफ के पास उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है तो शी कैन सू हर हस्बैंड फॉर प्रोटेक्शन, बट हस्बैंड के पास ऐसा कोई राइट नहीं है, बस हस्बैंड हैड नो सच करस्पॉन्डिंग राइट अगेंस्ट द वाइफ, द वाइफ कुड नॉट सू हर हस्बैंड फॉर हिज एंटी न्यूपटल टॉट, मतलब एंटी न्यूपटल टॉट मतलब उस एंटी जो उसकी शादी के पहले का कुछ अगर टॉट है उसके रिलेटेड, उनकी शादी होने से पहले का कुछ अगर टॉट है तो वाइफ सू नहीं कर सकती थी अपने हस्बैंड को, नॉर शी कुड सू हिम फॉर अ पर्सनल रॉन्ग, और पहले ऐसा था कि अगर वाइफ के साथ कुछ पर्सनल रॉन्ग हुआ है, असॉल्ट है, लिबेल है, इंजरी है, कोई भी अगर कुछ ऐसा है तो वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड पे केस नहीं कर सकती। सो इन दोज डेज इट वॉज सेड दैट द हस्बैंड कैन ब्रेक हर, एक ऐसे कहावत थी तब तब के दिनों में, दैट हस्बैंड कैन ब्रेक हर wrist बट नॉट हर wrist वॉच, उसकी कलाई तोड़ सकता है बट उसकी कलाई की वॉच नहीं तोड़ सकता, अगर वॉच तोड़ी तो केस करेगी और अगर उसकी कलाई तोड़ दी तो कुछ नहीं करेगी। तो सो ऑल्सो अ डिवोर्स्ड वाइफ कुड नॉट सू हर हस्बैंड फॉर अ पर्सनल टॉट कमिटेड ड्यूरिंग मैरिड लाइफ, ड्यूरिंग मैरिड लाइफ भी अगर हस्बैंड ने कुछ रॉन्ग किया है, पर्सनल टॉट किया है और उनका डिवोर्स हो गया है, फिर भी वो केस नहीं कर सकती क्योंकि वो टॉट ड्यूरिंग मैरिड लाइफ हुआ था। तो ये पहले की बात है, अभी ऐसा नहीं है। बट लॉ रिफॉर्म हस्बैंड एंड वाइफ एक्ट 1962 मेड ड्रास्टिक चेंजेस इन इंग्लिश लॉ on the point, and under this act both husband and wife now have the same rights of action in tort, अभी husband and wife को same rights है, same action, they have the same right each other, वो they can do case on each other, अगर किसी ने भी कुछ भी गलत किया है तो both husband and wife have the same right of action in tort against the other as they would have if had not been marriage to each other, वो उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है doesn't matter, जैसे उनके पास यूजुअली ऑर्डिनरीली राइट्स है वैसे ही उनके पास इस केस में भी राइट्स हैं। इन इंडिया द नोशन ऑफ लीगल आइडेंटिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट अप्लाई, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है ये नाम के लिए कि ये हस्बैंड है तो ये राइट, ये नहीं राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो therefore an action in tort by one spouse against other is maintainable, इंडिया में maintainable है, one कैन डू, वो जो है वो नॉर्मल केसेस में एक हस्बैंड को एक अलग इंसान समझा जाएगा, वाइफ को एक अलग इंसान समझा जाएगा, नॉर्मल जो अगर उनके साथ कुछ भी रॉन्ग हुआ है कि तो दे कैन सू ईच अदर। नाउ कॉरपोरेशंस, अ कॉरपोरेशन कैन नॉट मेंटेन एन एक्शन फॉर पर्सनल रॉन्ग्स, for by its very nature such injuries cannot be inflicted on a corporation, अगर कोई कॉरपोरेशन है, कोई कंपनी है तो कंपनी जो है वो एक्शन फॉर पर्सनल रॉन्ग के लिए वन कैन नॉट मेंटेन एन एक्शन बाय इट्स नेचर, सच इंजरीज कैन नॉट बी इन्फ्लिक्टेड ऑन अ कॉरपोरेशन, बिकॉज कॉरपोरेशन जो है उस पर पर्सनल इंजुरी नहीं हो सकती, इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। ये है कि अगर कॉरपोरेशन कैन sue फॉर लिबेल अफेक्टिंग इट्स प्रॉपर्टी और बिजनेस, अगर किसी कंपनी के लिए किसी ने गलत छापा है, किसी ने गलत प्रिंट किया है न्यूज़पेपर में या कहीं भी, तो वो कंपनी, वो कॉरपोरेशन जो है वो केस कर सकती है, बिकॉज वो अल्टीमेटली उसकी प्रॉपर्टी, उसके बिजनेस पे इफेक्ट कर रहा है। इन जनरल अ कॉरपोरेशन में सू फॉर एनी टॉट इन सेम वे एज इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन जो है वो सू कर सकती है किसी भी टॉट के लिए सेम वे एज इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल को जितने राइट्स है उतने कॉरपोरेशन को भी है।
सिर्फ एक चीज़ है, ओनली क्वालिफिकेशन इज अ टॉट मस्ट नॉट बी अ काइंड विच इज़ इम्पॉसिबल टू कमिट अगेंस्ट कॉरपोरेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो टॉट जो है वो कॉरपोरेशन के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा कि मर्डर कर दिया, तो कंपनी का मर्डर नहीं हो सकता है, तो वैसे टॉट के लिए कंपनी कैन नॉट सू। तो जो इम्पॉसिबल टास्क है, वो जो टास्क इम्पॉसिबल टॉट है, जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, इम्पॉसिबल टास्क है और वो टॉट है, तो ऐसी चीज़ों के लिए कंपनी जो है वो कंपनी केस नहीं कर सकते हम कंपनी पे कि उसने हमारा मर्डर किया, तो because company cannot. In case of defamation, it must be shown that the defamatory matter has a tendency to cause actual damage to the corporation in respect of its property or business. Thus, a trading corporation maintain a suit of its charge with insolvency or dishonest management. तो जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, जो कोई कंपनी है, वो सूट कर सकती है अगर इंसॉल्वेंसी या डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट कुछ हुआ, तो इन दोज केसेस कॉरपोरेशन कैन ऑल्सो सू। कॉरपोरेशन में सू फॉर अ लिबल, वो मैंने पहले ही बताया कि लिबल अगर हुआ है, मतलब राइटिंग में अगर डिफेमेशन हुई है, राइटिंग में कुछ गलत लिखा गया है कंपनी के लिए, और एनी other wrong affecting its property or business, it cannot however maintain an action for personal wrong. Personal wrong के लिए कॉरपोरेशन सू नहीं कर सकती, बट आप पर्सनल wrong के लिए कॉरपोरेशन को सू कर सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल अ लिबल चार्जिंग द कॉरपोरेशन विथ करप्शन, इट फॉर इंडिविजुअल नॉट कॉरपोरेशन। अब अगर किसी लेबल जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के लिए कुछ राइटिंग में है करप्शन से रिलेटेड है, तो अब जो यहाँ पे करप्शन से रिलेटेड है, तो वो कंपनी इज नॉट करप्ट, द इंडिविजुअल दोज हु आर वर्किंग इन द कंपनी आर करप्ट। A corporation can sue for defamation if words spoken or written are defamatory, which are directed against an individual and damage is suffered by the corporation. अगर कॉरपोरेशन को डैमेज हुआ है किसी भी डिफेमेशन से, किसी गलत चीज़ से, जो कंपनी का इंसल्ट करने की कोशिश की है, कंपनी के बारे में गलत चीज़ फैलाने की कोशिश की है, उससे अगर कंपनी को डैमेज हुआ है, तो कंपनी जो है वो सू कर सकती है। इफ़ लिबल और स्लैंडर मतलब स्पीच से, बोल के किसी के बारे में गलत बोलना, और लिबल मतलब गलत लिखना, बेइज्जती करना किसी की, तो अफेक्ट्स द मैनेजमेंट ऑफ इट्स ट्रेड और बिजनेस। अगर लिबल हुआ है, स्लैंडर हुआ है, तो अगर वर्बली हुआ है या राइटिंग में अगर डिफेमेशन हुआ है, तो कॉरपोरेशन सू कर सकती है। इन शॉर्ट, कॉरपोरेशन कैन सू फॉर एनी टॉट एक्सेप्ट वन ऑफ प्योरली पर्सनल नेचर। ऑब्वियसली कॉरपोरेशन एक नॉर्मल इंसान नहीं है, तो प्योरली पर्सनल नेचर के जो टॉर्ट्स होंगे उसके लिए सिर्फ कॉरपोरेशन सू नहीं कर सकती, अदर देन दैट कॉरपोरेशन कैन सू। नाउ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एंड ट्रेड यूनियन, अभी कोई कोई ट्रेड यूनियन या कोई कोई एसोसिएशन ऐसे है जो अनइनकॉर्पोरेटेड है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट, तो वो लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं, उनको कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है, तो वो ना सू कर सकते हैं, ना उन पे आप सू कर सकते हो। यू दे कैन नॉट बी सूड नॉर दे कैन सू, बिकॉज वो लीगल एंटिटी ही नहीं है। नाउ immunity to trade unions in respect of any tort, whether connected with trade dispute or not, but the individual tort feasors remain पर्सनली लाइबल। अब ट्रेड यूनियन जो है, अगर कोई भी टॉट हुआ है, वो ट्रेड डिस्प्यूट से कनेक्टेड है या नहीं है, बट इंडिविजुअल जो टॉट फीजर्स है, इंडिविजुअल जो कोई टॉट करेगा, जो टॉट कमिट करेगा, वो पर्सनली लाइबल होगा। नाउ no action against a trade union, whether of workmen or masters or against any member or officials। ये हम लोगों ने ट्रेड यूनियन एक्ट में पढ़ा था कि उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो वर्कमैन हैं, जो मास्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं होगा, बिकॉज दे आर डूइंग कलेक्टिवली एज अ ट्रेड यूनियन, वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। देयर ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टॉर्टस एक्ट alleged to have been committed on behalf of trade union can be entertained in court, but किसके ऊपर होगा? ये ट्रेड यूनियन के ऊपर होगा, नॉट वर्कमैन के ऊपर नहीं होगा, मास्टर्स के ऊपर नहीं होगा, बट उसमें भी ट्रेड यूनियन को ये इम्यूनिटी है, ट्रेड यूनियन को ये फैसिलिटी है, या फिर ट्रेड यूनियन को बोल सकते हैं कि
एक एक तरह का पावर है कि दे हैव दिस थिंग कि कोई अगर टॉट है जहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट कनेक्टेड है तो उसमें जो है वो ट्रेड यूनियन विल बी लाइबल, नॉट द इंडिविजुअल्स दोज हु आर इनटू दी ट्रेड यूनियन के मेंबर है, वर्कमैन है या जो भी है. अब चाइल्ड इन अ वोम, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो एन इन्फेंट कैन sue for any tort committed against him subject to the procedural rule that he must sue by his guardian. अब उसका जो गार्जियन है वो उसके बिहाफ पे सू कर सकता है, बट ही कैन नॉट मेंटेन एन एक्शन फॉर इंजरीज सस्टेन्ड एन वेंचर सामेरे. ये अगेन जो है वो ये है, ये बहुत इसका मतलब ये है, तो हम लोगों को सिर्फ उसका मीनिंग देखना है. एन वेंचर सामेरे मतलब व्हेन ही वाज इन मदर्स वोम, अगर वो मदर के वोम में था तब उस पर कोई इंजरी हुई है तो वो उसके रिलेटेड, उस पीरियड से रिलेटेड ही कैन नॉट मेंटेन अ केस. तो एक ऐसा ही केस था. इन वन केस अ प्रेग्नेंट वुमेन वॉज इंजर्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच द चाइल्ड वॉज born deformed. The court held that the child cannot maintain an action for damages. The decision appears to be based on the ground that there was no duty of care to an unborn person. Unborn person से related कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं था, कोई ये नहीं था, रेलवे वालों ने कोई ये नहीं किया था कि हमको उसका ध्यान रखना है. तो ऐसे केस में जब वो पर्सन बॉर्न ही नहीं हुआ था, ड्यूरिंग दैट अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है, डिफॉर्म, वो अगर बच्चा में कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है, वो डिफॉर्म बॉर्न हुआ है, तो इन दोज केसेस कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि वो जो चाइल्ड है, अनबॉर्न चाइल्ड है, वो ही इज़ नॉट इन अ कैपेसिटी टू सू, वो किसी पे केस नहीं कर सकता. तो सिमिलर केस अराउज इन कैनेडा. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा ग्रांटेड कंपेंसेशन टू इन्फेंट, बट ऐसा ही सेम केस कनाडा में हुआ. तो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उस इन्फेंट को, उस बच्चे को कॉम्पेंसेशन दिया रेलवे से लेके के रेलवे से या जो भी उनका रिलेटेड केस होगा. तो फॉर हम इस एग्जांपल में रेलवे ही अगर कंसिडर करें तो रेलवे से अगर कुछ गलती हुई है, अगर उस बच्चे के डिफॉर्मिटी का रीज़न अगर रेलवे का एक्सीडेंट है, तो कनाडा की गवर्नमेंट ने बोला कि उस बच्चे को कॉम्पेंसेशन मिलेगा फ्रॉम रेलवे, बिकॉज अल्टीमेटली इट वाज रेलवे जिनकी वजह से ये डिफॉर्मेशन हुआ या बच्चे को नुकसान हुआ या किसी तरह की भी इंजरी हुई. Now, a foreign state. Under Section 84 of Civil Procedure Code, a foreign state may sue in any court in India, provided that such state has been recognized by central government and provided that the object of suit is to enforce private right in head of state or in any officer of such state in his public capacity. तो फॉरेन स्टेट जो है वो सू कर सकती है इंडिया के किसी भी कोर्ट को, इंडिया के किसी भी कोर्ट में वो सू कर सकती है, बट स्टेट को जो है वो उस स्टेट को, जो फॉरेन की स्टेट है, उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा. इन शॉर्ट, फॉरेन स्टेट जो है आइडियली वो जो है वो केस नहीं कर सकती है. इट हैज़ अ डिसेबिलिटी टू सू, इट कैन नॉट केस. बट अगर केस करना है किसी फॉरेन स्टेट को, किसी इंडियन इसको इंडियन बंदे पे या इंडियन कोर्ट पे, इंडियन कंपनी पे, किसी भी इंडियन चीज़ पे, इंडियन आइडेंटिटी पे, आई एम सॉरी, किसी भी इंडियन आइडेंटिटी पे, तो उसको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा. नाउ अभी ये तो हमने देखा कि दोज हु कैन नॉट सू, कौन केस नहीं कर सकता. अब किस पे हम केस नहीं कर सकते, हु कैन नॉट बी सूड. तो ये 9 क्लासेस ऑफ पर्सनस है विच कैन नॉट बी सूड इन टॉट. उसमें भी सर्टन एक्सेप्शंस है. अभी इसमें 9 ये है कि क्राउन मतलब ताज. तो पहले ताज तो किंग्स को होता था, लेकिन अभी वो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट. तो मतलब गवर्नमेंट जो है उस पर आप केस नहीं कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस. फॉरेन सोवेरियंस जो मतलब जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, फॉरेन के कोई प्राइम मिनिस्टर है, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो जो उस कंट्री के हाईएस्ट अथॉरिटी है, जनरली कैन नॉट बी सूड सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस. एम्बेसडर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, इन्फेंट्स या माइनर्स समझ लीजिए आप,
लूनाटिक्स मतलब जो साउंड जिनका माइंड ना हो, साउंड माइंड नहीं हो, जो मतलब इनसेन हो, मेंटली फिट ना हो, या ड्रंकार्ड्स जो ड्रिंकिंग कर रहे हो, ड्रिंक होने के बाद जो अपनी रैशनल बिहेवियर में ना हो, कॉरपोरेशंस, कंपनीज, इसका मतलब ट्रेड यूनियंस, एंड मैरिड वुमेन पे अभी मैरिड वुमेन जो है वो उस पर केस कर सकते हैं। ये जो लॉ था ये 1935 के पहले ही था। तो नाउ द गवर्नमेंट अर्लियर सेड दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग। पहले बोला जाता था किंग कुछ गलत नहीं कर सकता है, बट टुडे ground of this exemption that king or crown cannot do anything wrong appears to be illogical and impractical. बट आज ये चीज़ illogical है, impractical है। गवर्नमेंट भी रॉन्ग कर सकती है, किंग भी रॉन्ग कर सकता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ के पीछे। तो ये अर्ली पहले की बात है, बट अभी अंडर आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेजिडेंट, गवर्नर एंड राज प्रमुख ऑफ स्टेट आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ठीक है, इन जनरल आर्टिकल 361 बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, और जो राज प्रमुख है स्टेट्स के, वो आंसरेबल नहीं है टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज। बट किस लिए आंसरेबल नहीं है? फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिस। अगर वो अपने ऑफिस के लिए उनकी जो भी ड्यूटीज़ हैं और अपने ऑफिस के लिए जो भी उनका पावर उनको ऑलरेडी दिया गया है, तो उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है। कुछ चीज़ें जो उनको ऑथोराइज किया गया है, कुछ चीज़ें जो उनको पावर दिया गया है, तो वो अपना पावर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दे डोंट हैव टू आंसर एनीवन। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो अपने ऑफिस के काम में अगर उनके पास कुछ पावर है और अगर कुछ वो एक्शन ले रहे हैं तो आप उन पे केस नहीं कर सकते हो। फॉर एनी एक्ट डन बाय देम इन एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर्स एंड ड्यूटीज़। और कोई भी ऐसा एक्ट वो कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ वो कर रहे हैं जो उनको पावर दे रहा है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है वो चीज़ करने के लिए, और वो जो उनकी ड्यूटी है, तो ऐसे केस में जो है हम लोग कोई भी उन पे केस नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर duties, they are performing their duties and they have power to do so. Now following 5 rules can be stated regarding the liability of government. Government is liable for the torts of its servants in course of a transaction which any private person can engage in. अभी ये 5 rules हैं जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी से रिलेटेड दिए गए हैं कि गवर्नमेंट जो है वो टॉर्ट्स के लिए लाइबल है उसके सर्वेंट्स के साथ अगर कुछ हुआ है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर कोई प्राइवेट पर्सन ने कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ कुछ गलत किया है तो गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो उस बंदे पे केस कर सकती है। अभी गवर्नमेंट पे हमने कुछ रॉन्ग नहीं किया है, बट गवर्नमेंट के सर्वेंट्स पे किया है, तो गवर्नमेंट हैज़ अ राइट। तो the government cannot, however, be sued in respect of act done by servant in exercise of its sovereign powers. अगर वो उनके पावर्स में, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, वो अगर अपने सोवेरियन पावर्स में रह के कुछ काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स पे भी सू नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पावर उनको गवर्नमेंट ने ही दिया है टू परफॉर्म सर्टन एक्ट्स। The government is liable to restore property or money wrongfully obtained or detained by its servants on its behalf. अभी अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने कोई प्रॉपर्टी डिटेन की है या रॉन्गफुली कुछ ले लिया है तो गवर्नमेंट को लाइबल है रीस्टोर। वो गवर्नमेंट जो है वो जो भी उसने गलती से उसके ऑफिसर्स ने ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो गलती से अगर किसी पे इनकम टैक्स ज़्यादा चार्ज हुआ या किसी को कुछ आया लेटर कि आपको इतना अमाउंट भरना है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये रॉन्ग था, तो गवर्नमेंट इज़ लाइबल टू रीस्टोर दैट। गवर्नमेंट विल बी giving the refund to that particular person. The government is liable for injury to any of its subjects resulting from an act done by itself or by its servants if such act is done under the color of municipal law. अगर म्यूनसिपल लॉ के अंडर कोई काम किया है तो गवर्नमेंट इज लाइबल फॉर इंजुरी ऑफ एनी ऑफ इट्स सब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्ट डन बाय इटसेल्फ। उसने की गवर्नमेंट ने किया है मतलब उस बाय इट्स सर्वेंट्स किया है, तो अगर कोई भी एक्ट इन द कलर ऑफ म्यूनसिपल लॉ हुआ है
तो गवर्नमेंट उस इंजरी के लिए लाइबल है. फॉर एग्जाम्पल, सूट्स हैव बीन अलाउड अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर इलीगल लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी. ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे कस्टम ऑफिसर्स ने इलीगली ज़्यादा ड्यूटी लगाई है किसी चीज़ पे. फॉर एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई प्रोडक्ट है उसको 12% ड्यूटी लगनी है, बट ऑफिसर ने बोला नहीं, इस पर 27% ड्यूटी लगेगी. तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट इज़ लाइबल. गवर्नमेंट पे हम केस कर सकते हैं. तो इन दोज केसेस गवर्नमेंट इज़ लाइबल. द गवर्नमेंट इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी रॉन्ग डन बाई इट्स सर्वेंट्स इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटी. अगर वो अपनी ड्यूटी के टाइम पे कोई काम कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो अगर रेड के लिए जा रहा है, तो उस पर ऊपर कोई केस नहीं करेगा कि उसने ट्रेस पासिंग क्यों की. तो ऑब्वियसली वो अपने कोर्स ऑफ बिजनेस पे, कोर्स ऑफ ड्यूटी पे वो अपना वारंट लेके काम कर रहा है. अनलेस द रॉन्ग वॉज एक्सप्रेसली ऑथोराइज्ड और रेटिफाइड बाय इट. उसके पास वो रेटिफाइड मतलब फॉर्मल कंसेंट होनी चाहिए. जैसे अगर किसी इनकम टैक्स के जो ऑफिसर है जो रेड के लिए जा रहा है, तो उसके पास प्रॉपर वारंट है, फॉर्मल कंसेंट है, तो वो वो जहाँ उसकी ट्रेस पासिंग नहीं बोल सकते, उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं अभी उस ऑफिसर के ऊपर हम लोग केस करेंगे. तो दैट कैन नॉट बी डन. तो इन दोज केसेस द गवर्नमेंट इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी रॉन्ग. अगर उसके सर्वेंट्स, उसके ऑफिसर ने कुछ ऐसा किया है, तो ऐसा किया है मतलब अपनी ड्यूटी पूरी की है, तो वो उनको वो ऑथोराइज है, उनको वो पावर्स है. एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द कोर्ट इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी इम्प्रॉपर अरेस्ट और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी. अगर वो अरेस्ट इम्प्रॉपर भी हुआ, अगर पुलिस को लगा कि वो उसको शक हुआ तो उसने अरेस्ट किया, तो उस पर गवर्नमेंट को कोई केस नहीं करेगा कि इम्प्रॉपर अरेस्ट क्यों किया, या फिर मेरा प्रॉपर्टी सीज क्यों किया. बाद में अपील के बाद पता चला कि मेरा प्रॉपर्टी सीज नहीं होना चाहिए था. बट ये ऑफिसर्स के पास राइट्स है, तो गवर्नमेंट कैन नॉट बी सूड. ठीक है. अभी फॉरेन सोवेनियर्स, ये इसमें केस लॉस है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या है, जब हम लास्ट में देखेंगे कि रिलेटेड टू दिस केस लॉज है. बट दे आर वेरी सिंपल. अल्टीमेटली इट सेज के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अगर अपने पावर्स में, अपने राइट्स जो है उनके पास, अपनी अथॉरिटी में रह के कुछ काम कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट ने जो उनको बोला है, तो उस केस में दे कैन नॉट बी सूड. नाउ फॉरेन सोवेनियर्स. फॉरेन सोवेनियर्स मतलब द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ अनदर कंट्री, उस गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री. तो ऑब्वियसली आप किसी और कंट्री की गवर्नमेंट पे केस नहीं कर सकते हो अनलेस देयर इज सम स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड कि उसका कुछ कंसेंट है. तो otherwise in usual cases foreign souvenirs cannot be sued unless they themselves submit the jurisdiction of the local court and waive the privilege. unless वो अपनी privilege को खुद ही waive करे, मतलब वो खुद ही इस चीज़ को बोले कि हमको नहीं चाहिए, मतलब ये privilege नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे जो बोलते हैं कि ये मुझे एक नहीं चाहिए, ये privilege, ये right मुझे नहीं चाहिए, I want to waive that privilege. तो आप मुझे केस कर सकते हो अगर मैंने रॉन्ग किया है. तो इवन बाय रिसाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री अ सोवेरियन डज नॉट वेव हिज प्रिविलेज और सबमिट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकल कोर्ट्स. तो फॉरेन कंट्री में जो रहे, इवन बाय रिसाइडिंग इन अ, कोई अगर फॉरेन कंट्री में रह रहा है, कोई प्रेजिडेंट या कोई पीएम ऑफ अनदर कंट्री, वो फॉरेन कंट्री में ही रह रहा होगा ऑब्वियसली, तो वहाँ की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है does not waive his privilege और submit to jurisdiction of local courts. वहाँ की local court में अगर उसने कुछ ऐसा privilege अपना वेव नहीं किया है, अपना right नहीं छोड़ा है, this मतलब give up नहीं किया है उस privilege को, तो this rule extends to all act of foreign sovereign इंक्लूडिंग दोज डन इन हिज प्राइवेट कैपेसिटी. अगर उसने प्राइवेट कैपेसिटी में भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को, लोकल कोर्ट को बोला है कि अभी से मैं पीएम नहीं हूँ, अभी मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, अभी आई विल एंजॉय आइडेंटिटी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, अगर वो नॉर्मल पर्सन हो जाता है, तो फिर अगर उनके ऊपर केस करना है तो कोई कर सकता है, वो भी परमिशन लेने के बाद. अदरवाइज वो जब तक अपने इस प्रिविलेज को छोड़ता नहीं, गिव अप नहीं करता, तब तक वन कैन नॉट sue them. The only remedy that is available against a foreign sovereign would be एक्शन एट अ गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक लेवल. अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ बात है, अगर गवर्नमेंट लेवल पे कुछ बात है, इंडियन गवर्नमेंट और उनके गवर्नमेंट लेवल पे कुछ बात है, तब सेक्शन
887B of CPC, foreign sovereign can be sued in Indian courts only with the previous consent of central government. Central government के previous consent के बाद ही ये कर सकते हैं. बाकी यूजुअल नॉर्मल केसेस में फॉरेन सोवेनियन कैन नॉट बी सूड. नाउ फॉरेन एम्बेसडर्स, द फैमिलीज, देयर फैमिलीज एंड सर्वेंट्स ऑल्सो कैन नॉट बी सूड. नॉट ओनली फॉरेन एम्बेसडर्स, उनकी फैमिलीज और उनके अंडर जो काम कर रहे हैं सब वो लोग, उनको हम सू नहीं कर सकते अनलेस दे वेव देयर प्रिविलेज. अगेन जब तक वो गिव अप नहीं करते अपना प्रिविलेज बाय सबमिटिंग टू कोर्ट. An ambassador cannot be sued during his term of office. Thus, the right to sue him in tort is not non-existence. मतलब ऐसा नहीं है कि उस पर सू नहीं कर सकते. इट इज़ मेयरली सस्पेंडेड एज लॉन्ग एज ही होल्ड्स द ऑफिस. जब तक वो उस ऑफिस का एम्बेसडर है तब तक आप उस पर केस नहीं कर सकते हो. जैसे ही उसने वो जॉब छोड़ी या रिटायर हुआ या वॉलंटरी रिटायर हुआ या किसी भी तरीके से अगर वो उस जॉब से सस्पेंड हुआ या निकल गया, उसके बाद वो एक आम इंसान है, देन यू कैन डू. उसके बाद वो अथॉरिटी जो है वो आम इंसान है, देन कैन बी सूड. बट जब तक वो उस ऑफिस में है टिल दैट टाइम कैन नॉट बी सूड. नाउ पब्लिक ऑफिशियल्स, नो एक्शन लाइज अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. वही अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में है, ऑफिशियली कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर कुछ भी टॉर्ट उनसे हुआ है, गलत हुआ है, जिसको हम भले ही गलत बोल रहे हैं बट वो अपना पावर में कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ में कर रहे हैं. पुलिस वाले ने अगर किसी को मारा तो उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने पावर में, अपनी अथॉरिटी में वो काम कर रहा है. ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो काम कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन वो काम कर रहा है, तो यू कैन नॉट सू दैट. But public officials are liable in damages for tortious act committed by him in their प्राइवेट कैपेसिटी. अगर वो पर्सनली, नॉट एज अ पुलिस, पर्सनली अगर किसी के साथ जाके कोई झगड़ा करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, तो ही इज़ ऑल्सो लाइबल. बट इन कैपेसिटी ऑफ ऑफिसर, अगर वो ऑफिसर के हिसाब से एज अ ऑफिसर के पावर्स में रह के वो कुछ काम कर रहे हैं, देन he will not be sued. Public officials are not personally liable for the wrongs of their subordinates unless expressly authorized or ratified by them. जब तक वो खुद नहीं बोलता कि मैं मेरे सबॉर्डिनेट्स के लिए भी लाइबल हूँ, तब तक वो लाइबल नहीं है. वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसके अगर कोई सीनियर ऑफिसर है, उसके जितने भी जूनियर हैं वो सब रॉन्ग करेंगे, उसके लिए सीनियर ऑफिसर जो है वो लाइबल होगा, ऐसा नहीं होगा. जो सीनियर ऑफिसर है वो सिर्फ अपने रॉन्ग के लिए लाइबल होगा, अदरवाइज बाकी उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने रॉन्ग के लिए खुद जिम्मेदार होंगे. हाँ, अनलेस एक्सप्रेस्ड, अगर जब तक अगर सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बोला है या सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला है कि मेरे सबॉर्डिनेट्स के जो भी कुछ भी वो अगर करेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं. बिकॉज द सबॉर्डिनेट्स आर नॉट देयर सर्वेंट्स, दे आर बोथ सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये सब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं. सबॉर्डिनेट उनके खुद के सर्वेंट्स नहीं हैं, सबॉर्डिनेट भी गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स हैं. एंड देयर इज़ नो रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट बिटवीन द सुपीरियर ऑफिसर एंड इन्फीरियर ऑफिसर. अगर कोई बड़ी पोस्ट का ऑफिसर है और छोटी पोस्ट का ऑफिसर है, तो छोटी पोस्ट का ऑफिसर बड़ी पोस्ट का ऑफिसर से मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन नहीं है उनका. वो दोनों ही गवर्नमेंट के लिए जॉब करते हैं, तो दोनों ही गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, दोनों ही गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, एक दूसरे के मास्टर एंड सर्वेंट नहीं है. सिमिलरली इन्फेंट, अगर कोई माइनर है, जनरल रूल एज टू द लाइबिलिटी ऑफ माइनर फॉर देयर टॉर्ट्स इज दैट ऑर्डिनरीली इन्फेंसी पर्स इज नो डिफेंस टू एन एक्शन ऑफ टॉर्ट. अगर ऑब्वियसली इन्फेंसी पर से, इन्फेंट जो है वो तो यूजुअली देखेंगे, पर से यूजुअली देखेंगे तो कोई डिफेंस नहीं है, नो एक्शन ऑफ टॉर्ट होगा. इन्फेंट एकदम जो इन्फेंट होगा, तो इन्फेंट आर लाइबल फॉर रॉन्ग ऑफ ओमिशन as well as for wrong of commission. Thus, minors have been held liable for assault, false imprisonment, libel, slander, seduction, trespass, wrongful detention of goods, fraud, etc. मतलब नॉर्मल जो माइनर जो है, ही इज लाइबल फॉर हिज टॉर्ट्स, बट वेयर इंटेंशन, नॉलेज ऑफ माइंड ऑफ रॉन्ग डूअर परफॉर्म्स एन असेंशियल इंग्रेडिएंट. मेन ये है कि उसने जानबूझ के किया है, वो लाइबल तो है. जो बंदा है, जो माइनर है, अगर उसने कुछ इनमें से कुछ भी गलत किया है, असॉल्ट किया है, स्लैंडर किया है, लिबेल किया है, ट्रेस पासिंग किया, कुछ भी किया, वो लाइबल, वो रॉन्ग तो है, उसने रॉन्ग तो किया है, बट
उसका जो रॉन्ग है वो मेंस रिया से डिसाइड होगा. मेंस रिया एज अ टर्म जो हम आगे पढ़ेंगे, बट इसका मतलब ये है कि उसका इंटेंशन क्या है, उसने जानबूझ के किया है कि उसने उसे पता नहीं था, अननोइंगली किया है. तो मेन असेंशियल इंग्रेडिएंट ये है उसकी लाइबिलिटी डिसाइड करने के लिए कि उसने किस लिए किया है, ये उसका पर्पस क्या था करने के लिए. और उसके लिए लाइबिलिटी ऑफ पेरेंट फॉर द चाइल्ड्स टॉट, उसके जो पेरेंट है ही विल ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस थिंग. यूजुअली father as such is not liable for torts for his children even when they are underage. हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बार अगर कुछ कोई माइनर कुछ गलत करेगा तो हमेशा उसके फादर को ही कंसिडर किया जाएगा, ब्लेम किया जाएगा, ऐसा नहीं है. बिकॉज फादर मे बी लाइबल इन केसेस जब फादर नेग्लिजेंटली लेफ्ट हिज 12-year-old सन विथ अ राइफल. अगर फादर ने खुद ही राइफल दे दी, एग्जाम्पल है कि अपने बच्चे को खुद ही राइफल दे दी, देन इन दैट केस फादर विल बी लाइबल. बट यूजुअली फादर अगर उसका माइनर बच्चा कोई टॉट करता है तो उसके लिए फादर या मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. और अगर इसमें ये एग्जाम्पल में ऐसा है, फादर मे बी लाइबल अगर फादर ने नेग्लिजेंटली लेफ्ट हिज 12-year-old son with a rifle without giving his proper instruction for handling it. In that case, father was held liable. Now, lunatics and drunkards. Lunatics मतलब the person who are insane, not mentally sound people, and drunkards are drunk people. A lunatic will not be liable for those torts in which some medical condition forms an essential ingredient. अगर medical condition उनका proper नहीं है तो वो liable नहीं है. A person who is sane enough, जो rational है, जो proper है, mentally fit है, to be accountable under criminal law would also be liable for any kind of tort. और अगर कोई person है जो मतलब सेन इनफ है, उतना भले ही वो कितना भी लूनाटिक हो, भले ही वो कितना भी स्टूपिड बिहेव हो, लेकिन अगर ये प्रूव होता है कि इतनी उसको अक्ल है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे केसेस के लिए क्रिमिनल लॉ में ही विल बी लाइबल फॉर दैट टॉट. लेकिन अगर उसकी परसेंटेज, अगर उसका इंसैनिटी कितनी है, उस पर डिसाइड करेगा कि वेदर दिस पर्सन विल बी हेल्ड लाइबल और नॉट. अकिन टू लुनेसी मतलब सिमिलर टू लुनेसी, सिमिलर टू इंसेननेस इज ड्रंकनेस. तो ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर कमीशन ऑफ अ क्राइम. अगर कोई क्राइम कर रहा है तो ड्रंकनेस ये उसके लिए एक्सक्यूज नहीं है. वो akin to lunacy, unlike lunacy, I'm sorry I said similar to, unlike to lunacy, मतलब अगर कोई मेंटली इल है तो वैसा केस ड्रंकनेस के लिए नहीं होगा, क्योंकि ड्रंकनेस जो है वो परमानेंट नहीं है. कोई ड्रिंक करने के बाद ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. वो बोलेगा कि मैं तो पिया हुआ था इसीलिए मैंने किसी को मार दिया. तो दैट इज़ नॉट अलाउड. तो ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर कमीशन ऑफ अ क्राइम. इट विल हार्डली एक्सक्यूज अ टॉट. कोई छोटा मोटा टॉट होगा तो वो एक अलग बात है. इट इज़ अदरवाइज एज इट इज़ इन केस ऑफ क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ हो, टॉट हो, मोस्टली जो ड्रंकनेस है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उसका कोई लाइसेंस नहीं है इनके पास कि चलो भाई आई वॉज ड्रंक इसीलिए मुझसे गलती हुई. तो लूनेसी एक अलग चीज़ है, वहाँ पे वो परमानेंट है, वो परमानेंटली इंसेन होता है वो बंदा. लेकिन ड्रंकनेस तो टेम्पररीली आप पागल हो जाते हो, टेम्पररीली इंसेन एक्टिविटीज़, इंसेन हरकतें करते हो, एंड दैट इज़ टेम्पररीली एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी रीज़न. उसके लिए माइंड की कोई बीमारी नहीं है ये. तो अगर हाँ, लेकिन ये दिस रूल एज टू ड्रंकनेस अप्लाइज ऑल्सो टू द एक्ट ऑफ एलिप्टिक पर्सन. लेकिन अगर कोई ब्रेन क्रोनिक पर्सन है, किसी का ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम है, और अगर वो ड्रंकनेस का है, अगर उसमें उस केस में अगर वो ड्रंक है, देन ये जो केस होगा वो अदरवाइज कंसिडर होगा. मतलब जैसे कि लोनाटिक को कंसिडर नहीं किया जाता टॉट के लिए, लाइबल नहीं किया जाता, वैसे ही अगर कोई ब्रेन से क्रोनिक बंदा होगा तो उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर लाइबल नहीं किया जाएगा फॉर टॉट्स. मतलब दैट पर्सन ऑल्सो कैन नॉट बी सूड. नाउ कॉर्पोरेशंस, अगेन कंपनी. तो कॉर्पोरेशन और अ कंपनी कैन नॉट बी सूड अनलेस the act done was within the scope of agent employed by it and the act done was within the purpose of the incorporation. अगर किसी कंपनी के किसी एजेंट या किसी उसके विदिन पर्सन ने विदिन इनकॉर्पोरेशन ने उसके पर्पस के लिए कुछ किया है, द सेम प्रिंसिपल विच गवर्न अदर केसेस ऑफ थॉट्स
torts, the corporation can be sued for torts like defamation. ये जैसे हमने कॉरपोरेशन जो था वो दोनों में ही आ रहा था, मतलब द पर्सन कैन नॉट सू एंड कैन नॉट बी सूड, दोनों के लिए कॉरपोरेशन वैलिड है. मतलब कॉरपोरेशंस जो है वो एज अ आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर होगी. कुछ डिफेमेशन वगैरह है, उनका कुछ लिबेल है, डिफेमेशन है, ऐसा कुछ है, और जहाँ पे कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी और इस पे कुछ नुकसान आ रहा है, देन सू कैन बी कंसिडर्ड, अदरवाइज नॉट. नाउ ट्रेड यूनियंस, ये भी हमने पढ़ा था कि ट्रेड यूनियन वॉज हेल्ड लाइबल फॉर अ प्रमोटिंग जनरल स्ट्राइक. ट्रेड यूनियन को ही लाइबल किया जाएगा, उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को नहीं, अगर कोई स्ट्राइक हुआ है तो. अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट, अ ट्रेड यूनियन कैन बी सूड इन इट्स रजिस्टर्ड नेम, उसके नाम पे सू होगा, ना कि उसके मेंबर्स के लिए. अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड इट्स ऑफिसर्स एंड मेंबर्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ सर्टेन टॉर्ट्स ओनली. कुछ ही ऐसे टॉर्ट्स हैं जो अलाउड किए गए हैं फॉर अ ट्रेड यूनियन, अदरवाइज बाकी कुछ भी अगर वो पर्सनल नेचर का होगा या अदरवाइज होगा तो ट्रेड यूनियन विल नॉट बी एग्जम्प्टेड. लास्ट इज मैरिड वुमेन, वो मैंने पहले ही बताया कि वो पहले की बात थी जब मैरिड वुमेन पे हम मैरिड वुमेन पे केस नहीं कर सकते थे, कैन नॉट बी सूड. दैट वॉज प्रायर टू 1935, बट नाउ एंड इन इंडिया हस्बैंड इज नॉट लाइबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ हिज वाइफ. पहले क्या था इंग्लैंड लॉ में कि हस्बैंड्स आर लाइबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ हिज वाइफ, बट नाउ हस्बैंड अलग आइडेंटिटी है, वाइफ अलग आइडेंटिटी है. हस्बैंड्स जो है वो वाइफ के टॉर्ट्स के लिए जिम्मेदार नहीं है. नाउ फोर्थ चैप्टर एक ही पेज का चैप्टर है, बहुत ऐसे एक पेज का नहीं है, बट इसमें बहुत सिंपली बताया गया है और बहुत सिंपल है. विल सम अप इन 1 minute आई गेस. तो फॉरेन टॉर्ट्स विच इज़ कमिटेड एब्रॉड, फॉरेन टॉर्ट का मतलब जो एब्रॉड में हुआ है. नाउ ये सिर्फ जो टॉर्ट है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, टॉर्ट टू रियलिटी दैट इज प्रॉपर्टी. इंजुरी टू लैंड आउटसाइड कंट्री, अगर आपकी लैंड इंडिया के बाहर है, कोई प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, उसकी इंजुरी हुई है तो उसको आप फॉरेन टॉर्ट बोलोगे. और पर्सनल टॉर्ट, इंजुरी टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉरेन में टॉर्ट हुआ है ये, मतलब फॉरेन में आपके साथ कोई पर्सनल इंजुरी हुई है तो वो फॉरेन टॉर्ट होगा, बट वो अब्रॉड में होना चाहिए. सम अप इसको ऐसे करेंगे, एज रिगार्ड्स टू टॉर्ट टू लैंड, अगर लैंड से रिलेटेड है, अ सूट फॉर ट्रेसपास टू लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया कैन नॉट बी फाइल्ड इन इंडिया. अगर आपकी प्रॉपर्टी बाहर है, वहाँ पे ट्रेसपासिंग हुई है, भले ही आप भी इंडिया के हो और वो बंदा भी इंडिया का है, बट वो लैंड बाहर है, वो कमिट कहाँ हुआ है, फॉरेन में, तो वो फॉरेन का टॉर्ट है, वो इंडिया में केस उस पर नहीं होगा. एज रिगार्ड टू टॉर्ट्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपकी कार है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो फॉलोइंग 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. तो इसमें डिफेंडेंट शुड बी इन इंडिया, जिस पे आप केस कर रहे हो वो इंडिया में होना चाहिए, तो ही आप उस पर केस कर सकते हो. द एक्ट शुड बी अनलॉफुल इन द कंट्री वेयर इट वॉज कमिटेड, अगर उसने आपकी कार तोड़ी है, वो बंदा भले ही इंडिया में है बट उसने आपकी कार कनाडा में तोड़ी है, और फॉर एग्जाम्पल है ये, ऐसा है नहीं, फॉर एग्जाम्पल कनाडा में इतना बड़ा क्राइम नहीं है किसी की कार का कांच तोड़ना, एग्जाम्पल है ये, एक्चुअल में ऐसा नहीं है. तो जो एक्ट उस कंट्री में अनलॉफुल होगी तो ही आप इस केस को फाइल इंडिया में कर सकते हो. द एक्ट शुड बी एक्शनेबल अंडर द लॉ ऑफ इंडिया, इंडिया के लॉ के हिसाब से भी वो एक्शनेबल हो, उस कंट्री के हिसाब से भी वो एक्शनेबल हो, और वो जो बंदा है डिफेंडेंट भी इंडिया में हो, और ये प्रॉपर्टी मूवेबल हो, तो ही आप इंडिया में केस कर सकते हो. लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है, मतलब लैंड है, तो उसका कुछ भी हुआ हो, वो क्राइम ही इंडिया में नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप इंडिया में केस फाइल नहीं कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे.